नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपकी माँ ने हमसे 50,000 के जेवर उधार लिए हैं। मम्मी, ये 50,000 के जेवर आपने कब लिए? अमित की आवाज़ में सिर्फ गुस्सा नहीं था, उसमें एक गहरी चोट थी, जैसे किसी ने उसके भरोसे को भीतर तक हिला दिया हो। सामने टेबल पर जूलर की रसीद पड़ी थी और कमरे में ऐसा भारी सन्नाटा पसरा हुआ था, मानो दीवारें भी इस सवाल का जवाब सुनने के लिए ठहर गई हो। सावित्री देवी की उंगलियां कांप रही थी। उनके चेहरे पर वह आत्मविश्वास नहीं था जो अक्सर उनकी सहेलियों के सामने चमकता रहता था, बल्कि एक अजीब सी झिझक और पकड़े जाने की बेचैनी थी। सावित्री देवी हमेशा से ऐसी थी, शौकीन, दिखावे की आदी और लोग क्या कहेंगे के बोझ तले अपनी जिंदगी जीने वाली। जब उनके पति रमेश जी जिंदा थे, तब भी घर में यही हाल रहता था। कभी अचानक किसी भजन मंडली के साथ तीर्थ यात्रा का कार्यक्रम बन जाता, तो कभी किसी सहेली की सालगिरह में सबसे महंगा तोहफा ले जाने की जिद ठान ली जाती। कभी नई कांजीवरम लाइट शेड की साड़ियाँ घर आ जाती, तो कभी सोने के झुमकों की चमक उनके चेहरे पर अलग ही गर्व ले आती। और अगर पैसे कम पड़ जाते, तो उधार लेने में उन्हें जरा भी संकोच नहीं होता था, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भरोसा था कि अंत में रमेश जी ही संभाल लेंगे। रमेश जी समझाते थे, कभी झुंझलाते भी थे। कई रातें ऐसी बीतती थी जब वह खिड़की के पास बैठकर हिसाब की डायरी में जोड़ घटाव करते रहते, और सावित्री देवी उन्हें देखती तो थी, पर उस चिंता को गंभीरता से लेने के बजाय उसे पुरुषों की फिजूल चिंता समझकर टाल देती थी, क्योंकि उनके लिए इज्जत का मतलब था लोगों की आंखों में चमकती प्रशंसा, और उस प्रशंसा के लिए वह घर की आर्थिक शांति तक दांव पर लगा देती थी। फिर एक दिन अचानक सब बदल गया। रमेश जी इस दुनिया से चले गए, और उनके साथ ही वह अदृश्य सहारा भी चला गया, जो हर बार उनके कर्जे और मनमानी के बोझ को चुपचाप उठा लेता था। घर की जिम्मेदारी अब बेटे अमित के कंधों पर आ गई थी, और अमित अपने पिता से बिल्कुल अलग स्वभाव का था। वह सीधा साधा नहीं, बल्कि सिद्धांतों वाला था। हर खर्च को जरूरत के तराजू पर तोलता था, और उसे दिखावे से सख्त नफरत थी। वह माँ को किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता था। उनकी अच्छी खासी पेंशन भी थी। घर बड़ा और व्यवस्थित था। बहू श्रद्धा उन्हें पूरा मान सम्मान देती थी, और घर के किसी काम को हाथ तक नहीं लगाने देती थी। लेकिन सावित्री देवी की आदतें नहीं बदली, बस उनका तरीका बदल गया। अब वह खुलेआम खर्च नहीं कर पाती थी, क्योंकि जानती थी कि अमित हर चीज़ का हिसाब पूछेगा और फिजूल खर्ची पर साफ मना कर देगा। इसलिए उन्होंने एक नया रास्ता चुन लिया, उधार का रास्ता, जिसे वह चुपचाप तय करती। कभी भजन मंडली के साथ वृंदावन और हरिद्वार की यात्रा, तो कभी किसी सहेली के साथ दक्षिण भारत घूमने का अचानक बना कार्यक्रम। कभी सोने के झुमकों की नई डिजाइन, तो कभी महंगी कांजीवरम साड़ी। और जब पेंशन आती, तो थोड़ा थोड़ा करके उधार चुकाती जाती, यह सोचकर कि किसी को क्या पता चलेगा। बेटे बहू को लगता था कि वह अपनी पेंशन के पैसों से ही सब कर रही है, और अमित भी सोचता था कि माँ खुश है तो रहने दो, उन्हें खुश रहने का पूरा हक है। उससे क्या मालूम था कि यह खुशी उधार की थी, और उस पर ब्याज भी चढ़ रहा था। समय बीतता गया, और उधार का पहाड़ धीरे धीरे ऊंचा होता गया, लेकिन घर में सब सामान्य दिखता रहा, जब तक कि एक दिन ऑफिस में अमित के पास जूलर का फ़ोन नहीं आया। भाई साहब, आपकी मम्मी ने 50,000 के जेवर लिए थे, काफ़ी समय हो गया, अब हमें अपने पैसे चाहिए। अमित का दिल धक्क से रह गया, जैसे किसी ने अचानक उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो। वह तुरंत दुकान पहुंचा, सारा हिसाब चुकाया, और घर आकर सीधे माँ के सामने खड़ा हो गया। और जब उसने पूछा कि और कितना कर्ज है, तो सावित्री देवी की झुकी हुई आंखों और धीमी आवाज़ ने सच उगल दिया। अभी 25,000 और बाकी है, और पेंशन के पैसे भी लगभग ख़त्म हो चुके हैं। अमित का चेहरा लाल पड़ गया, लेकिन उसने अपने गुस्से को शब्दों में बदलने से पहले एक गहरी सांस ली, क्योंकि वह माँ का अपमान नहीं करना चाहता था, वह उन्हें समझाना चाहता था। उसकी आवाज़ में दर्द था जब उसने कहा कि पापा के साथ भी आप ऐसा ही करती थी। तब लगा था शायद अब आप सुधर जाएंगी, लेकिन आप अभी भी
मुझसे छुपाकर वही सब कर रही हैं, क्योंकि आपको पता है मैं पापा जैसा सीधा साधा नहीं हूँ और किसी भी कीमत पर फिजूल खर्ची नहीं मानूंगा। उसने माँ को याद दिलाया कि उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है। उनकी पेंशन उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। उनका बेटा अच्छी कमाई करता है। उनकी बहू उन्हें पूरे सम्मान के साथ घर की मालकिन मानती है। फिर भी वह कर्ज लेकर शौक पूरे करती है। और क्या उन्हें लगता है कि जिनसे वह उधार लेती है उनकी नज़रों में उनकी इज्जत बढ़ती है? नहीं, बल्कि घटती है। और जब वे लोग बेटे को फ़ोन करते हैं तो सिर्फ माँ की नहीं, पूरे घर की इज्जत दांव पर लग जाती है। उसने दीवार पर टंगी पिता की तस्वीर की ओर देखते हुए कहा कि पापा आपको समझाते थे, पर आपने उनकी चिंता को कभी गंभीरता से नहीं लिया। और अब वही चिंता मैं अपनी आंखों में लेकर खड़ा हूँ। क्या ऐसा शौक ठीक है जो हमें चैन से 2 रोटी भी न खाने दे और हर महीने नए टेंशन में डाल दे? सावित्री देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें अचानक याद आया कि कितनी ही रातें रमेश जी खामोश बैठे हिसाब करते थे और वह सोचती थी कि वह बेवजह चिंता कर रहे हैं। आज वही चिंता उनके बेटे के चेहरे पर थी और यह एहसास उन्हें भीतर तक तोड़ गया। उन्होंने कांपते हाथों से अपने पति की तस्वीर को छुआ और धीमे से कहा कि शायद मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया और अब अपने बेटे को भी वही दर्द दे रही हूँ। फिर बेटे की ओर मुड़कर बोली कि मुझे माफ़ कर दो। मैं शायद सच में दिखावे के पीछे भागती रही और यह भूल गई कि असली इज्जत बाहर वालों की तालियों में नहीं, अपने घर की शांति में होती है। अमित ने माँ का हाथ थाम लिया और कहा कि हम आपका सम्मान करते हैं, बस आप भी हमारी मेहनत और इस घर की इज्जत का मान रखिए। उस दिन के बाद घर में सचमुच बदलाव आने लगा। सावित्री देवी ने भजन मंडली में भी सादगी की बात करना शुरू किया। उन्होंने अपनी अलमारी में रखी साड़ियों को नए गर्व के साथ पहनना सीखा। जेवर दिखाने के बजाय बहू की तारीफ करना सीखा। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने शौक को अपनी हैसियत के भीतर रखना सीख लिया। अमित के चेहरे की चिंता कम होने लगी। श्रद्धा ने सास को पहले से भी ज़्यादा अपनापन दिया और एक घर में नई शांति उतर आई, क्योंकि अब वहाँ दिखावे का शोर नहीं, समझदारी की सुकून भरी आहट थी। और सच यही है कि कर्ज लेकर शौक पूरे करना आसान है, पर उससे रिश्तों पर चढ़ा बोझ उतरता बहुत कठिन। और असली अमीरी महंगी साड़ियों या सोने के झुमकों में नहीं, बल्कि उस संतुलन में है जो हमें अपने प्रियजनों की आंखों में बिना शर्म और बिना डर के देखने की ताकत दे। तो दोस्तों, क्या अमित ने सावित्री देवी के साथ सही किया, या फिर उसे अपनी माँ से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी? और क्या यह सच नहीं कि कुछ लोग अपने ज़रूर से ज़्यादा और कभी न ख़त्म होने वाली ख्वाहिश पूरी करने के लिए उधार लेने से भी बाज नहीं आते, जो कि कहीं से भी सही नहीं है? तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।